जिले में जिलाधिकारी बनकर आए तो किस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिली? मैं वर्ष 2006 में जब यहाँ पदस्थ हुआ था, उसके पहले 2 वर्षों से यहाँ सूखे की स्थिति थी। जो औसत वर्षा होती है उससे काफ़ी कम वर्षा हुई थी। मुझे याद है कि जब भी लोग मिलते थे या मैं लोगों से रूबरू होता था, मिलता था, चाहे वो जनप्रतिनिधिगण हों या संगठन हों या कोई अन्य लोग हों, तो चर्चा के उपरांत एक बात अवश्य आती थी और वो था पानी की समस्या को लेकर। मुझे भी याद है कि अक्सर लोग अपने बातचीत में कहते थे कि यहाँ स्थिति विदर्भ जैसी होने की पूर्ण संभावना है या रेगिस्तान बन सकता है। तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे महत्वपूर्ण समस्या लोगों के द्वारा बार बार रिपीट की जाती थी, ध्यान में लाई जाती थी, वो पानी को लेकर समस्या थी। मैं यहाँ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देवास ऐतिहासिक रूप से भले समस्याग्रस्त नहीं था पानी का, लेकिन 2006 में जब मैं पदस्थ हुआ था उसके 15-20 वर्षों पहले से ही पानी की समस्या यहाँ होने लगी थी। और एक दौर ऐसा भी था कि यहाँ पानी पीने के लिए ट्रेन से आया करता था। सर, फिर आपको ये प्रेरणा कैसे मिली तालाब बनवाने की? क्या इसके पीछे क्या कहानी है? मैं मूलतः सिविल इंजीनियर हूँ, IIT रुड़की से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की है। और जैसा मैंने बताया कि जब मैं यहाँ आया तो एक समस्या लगातार सभी लोगों के द्वारा मेरे सामने लाई जा रही थी, वो थी पानी की समस्या। जिला कलेक्टर के रूप में मेरे लिए ये वाजिब था कि मैं मूलतः सबसे पहले पानी की समस्या को ही हल करने में अपना ध्यान केंद्रित करूं। मैं ये भी जानता था कि जो मॉडल उस समय और आज भी देश में प्रचलित हैं, वो समस्या का हल पूर्णतः पूरे ज़िले के लिए नहीं हो सकते हैं। मैं जो मेरा अध्ययन हुआ था और जो मैंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, उसको प्रयोग करते हुए मैं एक ऐसा सामुदायिक आधारित, किसान आधारित, लोगों के आधारित एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहा था जो बिजनेस मॉडल के रूप में हो, जिसमें पैसा लगाना, जिस पे कार्य करना, वो लाभ का धंधा हो। कहने का आशा है कि मैं वाटर कंजर्वेशन का एक ऐसा बिजनेस मॉडल लाने के उसमें था, प्रयास में था, जो लोग आसानी से अडॉप्ट कर सकें और उसमें पैसा लगाना या उसको अडॉप्ट करना उनके लिए लाभ का धंधा हो। सर, फिर ये कैसे शुरुआत करी? मतलब ये प्रोसेस जो है, मतलब तालाब का क्या इसका कंसेप्ट रहा है आपका? मैंने यहाँ सबसे पहले ये स्टडी किया कि यहाँ खेती कैसे होती है, लैंड होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं, यहाँ की मिट्टी कैसी है, और यदि पानी पर्याप्त हो, सिंचाई पर्याप्त हो, तो किस तरह यहाँ उत्पादकता बढ़ेगी, उससे किस तरह लाभ हो। तो एक एवरेज किसान के लैंड होल्डिंग 10 एकड़ को मानकर मैंने एक मॉडल बनाया, एक तालाब का मॉडल बनाया कि कितनी पानी की आवश्यकता होगी, कितना गहरा तालाब बनाना चाहिए, कितना बड़ा तालाब बनाना चाहिए, कितना उसमें पानी इकट्ठा होना चाहिए जिससे कि उनकी पूरी खेती सिंचित हो जाए, और उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा, और उससे जो सिंचित होगी उससे लाभ क्या होगा। इस तरह डिज़ाइन किया मैंने जिससे कि लोग उसको समझ सकें कि उनका कितना पैसा लगने वाला है, कितना उनका फ़ायदा होने वाला है, और वो लाभ और जो वो निवेश कर रहे हैं वो फ़ायदा उससे होगा कि नहीं होगा। ये मूलतः किया गया था इसमें। क्या मॉडल बताइए, मॉडल क्या था आपका? मॉडल ये था कि जो लोगों की लैंड होल्डिंग है, जो लोगों के स्वामित्व में ज़मीन है, उसका 5% से लेके 10% ज़मीन पे तालाब बनाने का था, और वो तालाब इस तरह बनाया जाए कि कैचमेंट एरिया उसका इस तरह हो कि पूरा पानी उसमें भर जाए, उस तालाब का साइज, उस तालाब की गहराई इस तरह हो कि उसमें इतना पानी इकट्ठा हो कि बाकी जो उनकी 95% और 90% ज़मीन बचती है वो पूर्णतः रबी के लिए सिंचित हो जाए। ये भी इसमें ख्याल रखा था हम लोगों ने कि चूँकि सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन जो लॉसेस होते हैं, पानी का जो वाष्पीकरण होता है, वो सबसे ज़्यादा फरवरी से लेकर जुलाई तक होता है, वो लगभग 75% होता है। और पूरे वर्ष में जो 6 से 7 फीट जो वाष्पीकरण होता है उसका 75%, लगभग 5 फुट पानी का वाष्पीकरण वो फरवरी से लेकर जुलाई तक होता है। तो कोशिश ये की गई कि पानी इसमें इतना इकट्ठा हो और इस तरह प्रयोग किया जाए कि वो केवल जनवरी तक ही पानी उसमें रहना चाहिए।
यदि जनवरी के बाद पानी की आवश्यकता है तो वो जो कुएं और ट्यूबवेल यहाँ पहले से ही लोगों के पास में थे वो रिचार्ज होते रहते हैं, चूँकि पानी इसमें इकट्ठा होता रहेगा तो वो रिचार्ज होते रहेंगे, पानी नीचे जाता रहेगा, जो हुआ भी है। और फिर वो यदि आवश्यक समझें तो वो फरवरी के बाद में अपने कुओं और ट्यूबवेल का पानी प्रयोग करें। साइंटिफिकली भी पूरे वर्ल्ड में यही सजेस्ट किया जाता है कि सतह का जल और भूगर्भ जो भूजल है उसका कंजक्टिव यूज करना चाहिए। उससे पानी का, मिट्टी का, इन सब में केमिकल का संतुलन बना रहता है, जो यहाँ देखने को आपको मिला भी होगा। और जो ये तालाब हैं इनमें स्वाभाविक रूप से नीचे भूजल रिचार्ज होता रहता है। और पिछले जो 6-7 सालों में अभी तक जो दिखने में मिला है कि जो यहाँ 300, 400, 500 फीट में पानी रहता था, अब वो 15-20 फीट में पानी आज की तारीख में गर्मियों में भी, जून में भी और मई में भी मिल जाता है। तो कितना सफल रहा है ये अभियान? मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि मेरी भी कल्पना से ज़्यादा सफल रहा है। और पिछले 8-9 वर्षों में देवास ज़िले में ही अकेले 10 से 12 हज़ार सिंचाई तालाब लोगों ने बनाए हैं। और जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ था 2006 में तो 1,60,000 हेक्टेयर में रबी की खेती होती थी और उसमें भी अधिकांशतः असिंचित होती थी। मुश्किल से 10 से 20% ही ज़मीन सिंचित थी। इस वर्ष मुझे जिला प्रशासन के लोगों ने बताया है कि 3.25 लाख क्षेत्र में रबी की खेती की गई है और जिसमें भी अधिकांशतः सिंचित हैं। तो जाहिर है कि न केवल पानी का लेवल ऊपर बढ़ा है और जो ज़मीन में पहले खेती हो रही थी वो सिंचित हुई है और खेती उसमें अच्छी हुई है, बल्कि और बहुत सा एरिया जिसमें खेती पहले नहीं करते थे वो भी खेती में आ गया है। और इस ज़िले में ही नहीं, इसके आसपास ज़िले में और प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी फैला है, जहाँ से हज़ारों किसान यहाँ नियमित रूप से हर साल आते हैं और यहाँ से देख के जाके वो लोग अपने यहाँ भी बनाते हैं। और न केवल इस प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में, विशेष रूप से बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ भी लोगों ने अपनाया है, महाराष्ट्र में अपनाया है, वहाँ के किसान भी आए थे। और भी करीब 15-16 अन्य देशों के भी लोग यहाँ आके देखे गए हैं, जो संभवतः अपने देश में वो लोग भी कर रहे हैं। सर, ये जो आपका मॉडल है, आपने जो है 10 एकड़ तो एक एवरेज लेके चले हैं जी, तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या है? मतलब मॉनेटरी टर्म्स में अगर बात करें कितना खर्चा आएगा? इसमें जो हमारी रबी की पानी की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर पे जो पानी नीचे रिचार्ज में चला जाता है और ऊपर वाष्पीकरण में चला जाता है, उसको सबको मिलाकर तालाब के आकार और साइज़ को डिज़ाइन किया गया है। उस पे जो पैसा लगता है, उसमें जो खर्च आता है, वो लगभग 2 से 3 साल, 3.5 साल में वापस आ जाता है। कहने का आशा है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिज़नेस मॉडल है, उसका ब्रेक इवन पीरियड जो है वो मुश्किल से 2 साल के आसपास है, जो बिज़नेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा मॉडल है। जो यहाँ अपने प्रयासों से, और चूँकि यहाँ लोकल मशीनरी यूज की जाती है, तो 1 एकड़ का तालाब बनाने में लगभग 3 लाख रुपए लगते हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करने में जो शासकीय नॉर्म्स हैं वो 2 से 3 लाख रुपए हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करने में। यहाँ जो नॉर्म्स आ रहे हैं, जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख से भी कम आ रहा है। कहने का आशा है कि 10 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करना है और उसके लिए जो तालाब बनाया जाएगा उस पर जो खर्च है वो प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 1 लाख से भी कम आता है, जबकि शासकीय नॉर्म्स सामान्य तौर पे 2 लाख या उससे ऊपर हैं। यानी कि 10 एकड़ पे कितना खर्च? 10 एकड़ ज़मीन यदि सिंचित करना है तो 4 हेक्टेयर हुआ। तो जैसा मैंने कहा ना कि 3 लाख करीब 10 एकड़ ज़मीन सिंचित करने के लिए 1 एकड़ का तालाब या हाफ एकड़ का तालाब बनाना होगा, 10 फीट गहरा या उससे ज़्यादा गहरा, उसमें करीब 3 लाख खर्च आएगा। तो 4 हेक्टेयर हुआ आपका 10 एकड़, तो प्रति हेक्टेयर 1 लाख से भी कम खर्चा आ रहा है। जबकि जो शासकीय नॉर्म्स हैं, जो सिंचाई विभाग और के रहते हैं, वो 2 लाख से भी ऊपर रहते हैं। ये ऑल ओवर कंट्री है। तो शुरुआत में क्या दिक्कतें आई आपको, मतलब किसान को कन्विंस करने में? उसके बाद फाइनेंशियली किसान क्या इस लायक था कि वो ये स्टेप उठा सके? क्या उसको, किसान को भी व्यावहारिक दिक्कतें आई, फिर क्या उसका सोल्यूशन निकला? किसान के लिए
ज़मीन से ज़्यादा प्रिय चीज़ कुछ भी नहीं होती है। और जैसे कि कहावत है, और ज़्यादातर जगह ये कहावत है कि किसान 1 इंच ज़मीन के लिए अपनी जान दे भी सकता है, और जान कई बार इस तरह घटनाएं भी हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी सबसे बड़ा चैलेंज जो थी हम लोगों के सामने वो ये था कि कैसे ये कन्विंस किया जाए कि वो अपनी ज़मीन का 5% 10% ज़मीन जिसमें वो मूलतः खेती करते थे, जैसे भी खेती होती रही होगी, उसको खेती के बजाय तालाब के रूप में बदल दें। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये भी था कि जब ये शुरुआत हुई थी तब यहाँ किसानों की माली हालात बहुत ख़राब थी। आप गांव देख रहे होंगे, इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था, कच्चे थे, खपरैल थे, बहुत ही छोटे छोटे मकान थे, लोगों के पास में कोई साधन नहीं था। यहाँ दूध नहीं होता था चूँकि खेती नहीं होती थी, हरा चारा नहीं था, तो आय के साधन बहुत सीमित थे, उनके पास पैसा बहुत सीमित था। तो दूसरा चुनौती ये था कि कैसे वो पैसा मोबिलाइज करें इसको बनाने के लिए। लोगों ने तरह तरह से प्रयोग किए, कुछ लोगों ने शायद अपने जेवर भी बेचे, कुछ लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया, कुछ लोगों ने बैंक से लिए, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि जो बनाने वाले लोग थे उनको कुछ पैसा शुरू में दिया, फिर जब फसल आई तो अगले साल दिए, फिर अगले साल दिए, तरह तरह के प्रयोग हुए। दूसरा ये दिक्कत था। तीसरा दिक्कत जो था वो भी था कि इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, और जो मशीनरी और जो संसाधन और टेक्निकल लोग थे उनको कैसे गांव तक और हर किसी तक पहुंचाया जाए। वो निश्चित रूप से उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम थी और जनप्रतिनिधि थे, उन सब लोगों ने सहयोग किया, जिसकी वजह से वो संभव हो पाया। मैं यहाँ इस मॉडल पे जो टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, वो मैं ज़रूर बताना चाह रहा हूँ। आज की तारीख में पूरे देश में पानी की समस्या है, और जाहिर है ऐसे हालात में हम पानी को कितना एफिशिएंटली प्रयोग करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 100 लीटर जो वर्षा जल नीचे गिरता है, उसमें से मुश्किल से 10 से 20 लीटर ही नहरों और बांधों के माध्यम से खेत तक पहुँचता है। केवल 10 से 20 लीटर, जो 100 लीटर ऊपर से भगवान देता है, उसमें 10 से 20 लीटर ही खेतों तक बांध और नहर के माध्यम से पहुँचता है। जबकि ये जो तालाब हैं, इसके माध्यम से यदि ठीक से डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक से बनाया गया है, तो लगभग 30 से 40 लीटर पानी, जो 100 लीटर भगवान देता है, ऊपर से बारिश होती है, उसका 30 से 40 लीटर या उससे ज़्यादा भी खेतों तक पहुंचता है। तो कहने का आशय है कि यदि जितने पानी से हम बांध और नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उससे दुगने क्षेत्रफल पे हम इससे सिंचाई कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़, आप सभी को जानकारी है कि पूरे देश में जो सिंचाई हो रही है, उसका 80% लगभग क्षेत्र वो हम भूजल से सींचते हैं, कुओं से और ट्यूबवेल से सींचते हैं, और ये वो जल है जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। 80% सींचते हैं। यहाँ ये जो मॉडल है, इसमें यही तालाब सिंचाई के पानी भी उपलब्ध कराते हैं, और इसी से पानी नीचे जा रहा है, जो भूजल है उसको इनरिच कर रहा है, उसको संपुष्ट कर रहा है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जहाँ आज से 5, 7, 8 साल पहले जहाँ 400 फीट, 300 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 600 फीट तक पानी हुआ करता था, अब वो 15 से 20 फीट पानी आ गया है। इसको यदि इस दृष्टिकोण से, बिजली के दृष्टिकोण से देखें, तो जो बिजली हम 400 फीट से खींचने में लगाते हैं, जब वही पानी हम 15 और 20 फीट से 25 फीट से निकालेंगे, तो बिजली हमारी आवश्यकता शायद 5 से 10% से भी ज़्यादा नहीं आएगी। तो हम अरबों खरबों रुपया, और यदि हम इसको ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से देखें, तो कार्बन लोड कम करने में ये मॉडल बहुत बड़ा सहायक है। तीसरी चीज़ ये भी है कि इसकी जो कॉस्ट है, वो सामान्य जो मॉडल है, चाहे वो ट्यूबवेल हो या बांध और उससे हो, उससे बहुत कम है।